हेलो एवरीवन, वेलकम टू रैंकर्स जेई। दिस इज़ अमूल ओझा एंड डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एडवांस की प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा सा प्रॉब्लम लेके और आए हैं और उसका डिटेल्ड यहाँ पर डिस्कशन देखा जाएगा। और एडवांस के प्रिपरेशन के लिए आप हमारा विजय कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि रैंकर्स जेई का मोस्ट रेटेड जेई एडवांस कोर्स है। इसके बारे में अगर आपको डिटेल में कुछ जानना है तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.myrankers.com और वहाँ पर आप इनरोल भी कर सकते हैं। तो चलिए, अब यहाँ पर हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और आते हैं सीधे अपने टॉपिक पे। तो आज जो जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग एक अच्छा प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं, बेसिकली वो IE इरोडोव से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर है 1.192 और इसमें थोड़े बहुत लॉ ऑफ कंजर्वेशन इसमें यूज़ किए गए हैं, जैसे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन की हेल्प ली गई है। लेकिन ये प्रॉब्लम अपने आप में इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें जो सिचुएशन ली गई है वो हमारे डेली लाइफ से ही पिकअप की गई है। तो इरोडोव की ये खासियत है, इसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम्स इसी तरह से लिए गए हैं। तो एक बार हम लोग प्रॉब्लम्स देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। तो यहाँ पर एक ऐसा प्रॉब्लम दिया गया, अ स्मॉल बॉल इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ पॉइंट O बाय अ लाइट थ्रेड ऑफ लेंथ L। एक स्मॉल बॉल है जिसको सस्पेंड किया गया किसी पॉइंट से और एक स्ट्रिंग की हेल्प से, जिसकी लेंथ गिवन है L के बराबर। देन दी बॉल इज ड्रॉ असाइड, बॉल को एक साइड लेके जाया जाता है, सो दैट द थ्रेड डेविएट्स थ्रू एन एंगल थीटा। इस तरह से उसको एक साइड लेके जाते हैं जिससे कि जो थ्रेड है वो थीटा एंगल तक डेविएट हो जाता है, फ्रॉम द वर्टिकल से थीटा एंगल तक डेविएट हो जाता है, एंड सेट इन मोशन इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एट राइट एंगल्स टू द वर्टिकल प्लेन इन विच द थ्रेड इज लोकेटेड। तो इसमें क्या किया है, पहले एक साइड थीटा एंगल तक थ्रेड को ले गए हैं और उसके बाद उसको एक मोशन दिया गया है। मोशन उसमें इस तरह से दिया गया है कि जो वेलोसिटी दी गई है बॉल को वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, लेकिन जिस वर्टिकल प्लेन में थ्रेड था उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी दी गई है। अब आगे इसमें ये पूछा गया है, व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी दैट हैज टू इम्पोर्टेंट what is the initial velocity that has to be imparted to the ball so that it could deviate through a maximum angle pi by 2 in the process of motion। तो इसमें क्या पूछा गया है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या दी जाए, व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी, बॉल को इनिशियल वेलोसिटी क्या दी जाए, दैट हैज टू बी इम्पार्टेड to the ball so that it could deviate through the maximum angle pi by 2 in the process of motion। अपने मोशन में वो मैक्सिमम पाई बाय 2 के एंगल तक डेविएट हो सके, ये इसमें प्रॉब्लम दिया गया है। तो इस प्रॉब्लम को अगर आप लोग समझना चाहें तो मैं एक बार इसको थोड़ा सा कोशिश करता हूँ समझाने की। हो सकता है कि बहुत अच्छा फील ना आए, फिर भी एक बार आप लोग इसकी फीलिंग समझ सकते हैं। जैसे सपोज करिए कि ये ऐसे एक थ्रेड है और इसके साथ कोई एक ऑब्जेक्ट कनेक्टेड है। अब इसमें इन्होंने क्या ऐसा बताया कि ये जो ऑब्जेक्ट कनेक्टेड है इसको पहले वर्टिकल लाइन से किसी थीटा एंगल तक डेविएट किया गया इस तरह से, और थीटा एंगल तक डेविएट करने के बाद इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक वेलोसिटी दी गई है जो कि उस वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर है जिस प्लेन में ये थ्रेड है। तो वापस से एक बार हम लोग देखते हैं, पहले ये थ्रेड इस तरह से वर्टिकल था, अब इसको हम लोग थीटा एंगल तक डेविएट करते हैं और अब ये जो वर्टिकल प्लेन बना है इस प्लेन के परपेंडिकुलर इसको ऐसे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इस तरह से देनी है, ऐसे एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देनी है। और ये वेलोसिटी देने के बाद ये ऐसे घूमते हुए आएगा कहीं ना कहीं, और घूमने के बाद ये मैक्सिमम 90 डिग्री तक डेविएट हो सके, इसके लिए इसको क्या वेलोसिटी देनी है, जबकि स्ट्रिंग की लेंथ गिवन है L। तो इसको हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि भाई इस ऑब्जेक्ट को पहले थीटा एंगल तक ले गए, डेविएट किया, और फिर इसको हमने ऐसे कोई एक वेलोसिटी दी है। तो ये हालांकि बहुत अच्छा इसमें नहीं फील हो रहा है। एक बार वापस से कोशिश करते हैं, इसको थीटा एंगल तक ऐसे ले गए और ऐसे एक वेलोसिटी दे दिया। तो ये हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि वेलोसिटी देने के बाद ये कुछ ऊपर जाता है ऐसे और फिर वापस घूम के आता है, इस तरह का इसका मोशन है। यहाँ से पहले थीटा एंगल तक डेविएट किया, फिर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देने से ऐसे थीटा एंगल तक ऐसे यहाँ से रोटेट होता है, और जब ये मैक्सिमम 90 डिग्री के एंगल तक रोटेट हो जाए इसके लिए इसको कम से कम क्या वेलोसिटी देनी है, ये इसमें प्रॉब्लम पूछा गया है। तो चलिए इस प्रॉब्लम का एक बार हम लोग सोल्यूशन देखते हैं और इसमें किस तरह से इसको अप्रोच करना है। ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस क्वेश्चंस में से कंसीडर किया जाता है इरोडोव के। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हम लोग एक बार देख लें कि इसमें जो सिचुएशन थी वो क्या है। तो जैसा अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखा है इस पॉइंट से एक थ्रेड की हेल्प से एक ऑब्जेक्ट को कनेक्ट किया गया है और इसके बाद इसको थीटा एंगल तक एक साइड लेके गए हैं
और यहाँ से थीटा एंगल पर इसको एक वेलोसिटी दी गई है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जो कि इस वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो ऑब्जेक्ट को पहले थीटा एंगल तक डेविएट किया और उसके बाद यहाँ पर इसको एक वेलोसिटी, मैं ऐसा सपोज कर लेता हूँ कि इसको वेलोसिटी दिया है v0 और ये इसमें इस वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है इस तरह से। अब इस वेलोसिटी की हेल्प से ऐसे कहीं ना कहीं राइज करेगा और मैक्सिमम इसको कितने एंगल तक डेविएट होना है, π/2 तक। तो ये कोई ऐसी सिचुएशन है जब ये मैक्सिमम π/2 के एंगल तक डेविएट हो पाता है। इसके लिए हम लोगों को इस v0 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। v0 कम से कम क्या होना चाहिए। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग इसमें थोड़ी बहुत एनालिसिस करते हैं। पहली बात तो ये है कि जैसे यहाँ पर ये एक थ्रेड की हेल्प से कनेक्टेड है, तो ये जो भी ऑब्जेक्ट है थ्रेड से इस पे एक टेंशन का फोर्स अप्लाई हो रहा होगा कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर एक तो फोर्स है टेंशन T, और अगर ऑब्जेक्ट का मास इसमें m सपोज कर लिया जाए तो इसका वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड आ जाएगा। इस तरह से इस पे दो फोर्सेज हैं, टेंशन T और mg। अब यहाँ पर बात यह है कि जैसे अगर हम लोग इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन को देखें तो ये टेंशन T इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से पास हो रहा है, इसलिए टेंशन T का पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट कोई भी टॉर्क नहीं आएगा। लेकिन अगर हम लोग इस mg वाले फोर्स को देखें तो इसका टॉर्क इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट मिलेगा। अगर इसमें हम लोग एक दूसरे एंगल से इसको और देखें कि भाई हम लोग इसमें इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट इसको कंसिडर ही नहीं करें, अगर यहाँ पर इस मोशन को हम लोग ऑब्जर्व करें इस एक्सिस के अबाउट, ये जो वर्टिकल एक्सिस है इस एक्सिस के अबाउट अगर हम लोग मोशन को ऑब्जर्व करें इस एक्सिस के अबाउट, तो हमें इसमें टॉर्क किस तरह से मिलेगा इसको चेक करते हैं। तो अगर ये कोई वर्टिकल एक्सिस है, यहाँ पर हम लोग दो फोर्सेस को देख पा रहे हैं, टेंशन T और mg। टेंशन T इस एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए इस एक्सिस के अबाउट टेंशन T का कोई टॉर्क नहीं आएगा। और दूसरा फोर्स जो mg है, mg हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, और mg वर्टिकली डाउनवर्ड होगा तो ये हमेशा ही इस वर्टिकल एक्सिस के पैरेलल होगा। और अगर कोई फोर्स किसी एक्सिस के पैरेलल है तो उस फोर्स का उस एक्सिस के अबाउट कोई टॉर्क नहीं आता है। तो यहाँ पर हम लोग ये देख सकते हैं कि अगर इस एक्सिस को हम लोग कंसिडर करें तो इस एक्सिस के अबाउट mg का भी टॉर्क नहीं आएगा और टेंशन T का भी टॉर्क नहीं आएगा। तो यहाँ पर दो ही फोर्सेज इन्वॉल्व थे और इन दोनों का टॉर्क जीरो है। तो अगर इन दोनों फोर्सेज का टॉर्क जीरो है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इस एक्सिस के अबाउट इस ऑब्जेक्ट का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो एक अप्रोच तो यहाँ से मिल गई कि भाई पहली कंडीशन तो हमें मिल रही है, इसमें एंगुलर मोमेंटम को हम लोग कंजर्व करा सकते हैं। दूसरी बात एक और है कि इसमें इसको हमने स्ट्रिंग की हेल्प से बांध के रखा हुआ है और ये उसी स्ट्रिंग के हेल्प से मोशन कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग जो भी मोशन देखेंगे वो स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर ही इसके पास मोशन आएगा। तो इस केस में स्ट्रिंग से किसी भी तरह का वर्क भी यहाँ परफॉर्म नहीं होगा। तो अगर स्ट्रिंग कोई वर्क परफॉर्म नहीं करेगी तो इस केस में जो मैकेनिकल एनर्जी है इस ऑब्जेक्ट की वो कंजर्व रहेगी। मैकेनिकल एनर्जी में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी ये दोनों मिलकर कंजर्व रहेंगे। तो यहाँ पर इसमें दो चीज़ें तो हम लोगों को मिल गई, एक तो एंगुलर मोमेंटम हमें कंजर्व कराना है इस एक्सिस के अबाउट, और दूसरा मैकेनिकल एनर्जी को और कंजर्व करा लेना है। तो ये दो कंडीशंस हैं और इन दोनों की हेल्प से हम लोग देखते हैं कि क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व हो पाता है या नहीं हो पाता है। तो चलिए कोशिश करके देखते हैं। तो पहली बात क्या है कि ये जो हमने एक्सिस को कंसीडर किया है अबाउट दिस एक्सिस, about this vertical axis, about this vertical axis टॉर्क टेंशन का एज वेल एज टॉर्क ड्यू टू mg, mg का टॉर्क और टेंशन का टॉर्क ये दोनों ही इसमें क्या है, mg वाला जो फोर्स है उसका टॉर्क और टेंशन का टॉर्क ये दोनों ही क्या है इसमें जीरो के बराबर है। जीरो क्यों है ये हमने डिस्कस किया कि अगर कोई फोर्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है तो उसका टॉर्क जीरो होगा। किस वजह से जीरो हो रहा है, बिकॉज टेंशन इंटरसेक्ट्स लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टेंशन लिख लेना चाहिए। यहां पर हम लोग ऐसा लिख लेते हैं लाइन ऑफ एक्शन, line of action, line of action of tension, line of action of tension intersects the given axis,
the given vertical axis. Therefore its torque will be 0. It implies that torque due to tension is 0. अगर कोई फोर्स किसी एक्सेस को इंटरसेक्ट करेगा तो उसका टॉर्क क्या होगा, 0 होगा। इसी तरह से अगर हम लोग mg की बात करें तो दूसरी बात क्या है, mg वेक्टर, ये जो फोर्स है वेट ऑफ ऑब्जेक्ट mg वेक्टर, ये क्या है, ये है पैरेलल टू द गिवन वर्टिकल एक्सिस। दिस फोर्स इज पैरेलल टू द गिवन या कंसीडर्ड वर्टिकल एक्सिस। तो अगर वर्टिकल एक्सिस के अबाउट वर्टिकल एक्सिस के ये पैरेलल है और जिसी के अबाउट हमें टॉर्क देखना है, तो अगर कोई फोर्स किसी एक्सिस के पैरेलल हो जाए तो उसका टॉर्क उस एक्सिस के अबाउट 0 आ जाता है। तो इस तरह से टॉर्क ऑफ mg इज ऑल्सो 0। तो यहाँ पे दो ही फोर्स थे, टेंशन और mg, और इन दोनों का टॉर्क हमें 0 मिल चुका है। दोनों का टॉर्क 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर इस सिस्टम पे टोटल एक्सटर्नल टॉर्क 0 आ गया, टोटल एक्सटर्नल टॉर्क अगर 0 है तो इसका मतलब ये होता है कि एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस एक्सिस इज कंजर्व्ड, अबाउट दिस एक्सिस इज कंजर्व्ड। इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है। पहली बात ये हो गई। और इसके साथ एक दूसरी बात और क्या है कि भाई टेंशन T का इसमें कोई वर्क नहीं आएगा सिस्टम पे, तो मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज ऑल्सो कंजर्व्ड। तो यहां पर क्या है, मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज ऑल्सो कंजर्व्ड। तो ये दो कंजर्वेशन हमें यहां पर मिल रहे हैं और इन्हीं दोनों को अप्लाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखें कि एंगुलर मोमेंटम हमें कैसे लिखना है। तो एक बार एंगुलर मोमेंटम यहाँ पर देखते हैं। इनिशियल वेलोसिटी हमने ऐसे दिया है v0, जो कि इस बोर्ड के परपेंडिकुलर है, और एक्सेस हमने यहाँ कंसिडर किया है वर्टिकल। तो अगर इस एक्सेस से हमें एंगुलर मोमेंटम देखना हो तो एंगुलर मोमेंटम के लिए हम लोग मोमेंटम देखेंगे और उसके साथ में मोमेंटम और इसके साथ में परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, ये दो चीज़ें हमें देखनी होंगी। तो मोमेंटम इसका अंदर की ओर है और इस एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमें और कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ पर जो स्ट्रिंग हमने कंसीडर किया इसका लेंथ L है, इसका इधर वाला जो वर्टिकल पार्ट होगा वो L cos थीटा होगा और ये लेंथ होगा L sin थीटा, L sin थीटा। तो अगर इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हम लोग देखें, एंगुलर मोमेंटम mv0 और इसके बाद L sin थीटा, तो ऊपर की ओर आ जाएगा इनिशियल एंगुलर मोमेंटम mv0 L sin थीटा। तो पहली कंडीशन हम लोग क्या लिख लें इसमें, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन देख लेते हैं। L इनिशियल इज इक्वल टू mv0 L sin थीटा, और इसका डायरेक्शन किधर आया है, वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड, ये डायरेक्शन है इसमें एंगुलर मोमेंटम का, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम का। अब एक बार हम लोग ये बात करते हैं कि भाई यहाँ से घूमने के बाद ये जब 90 डिग्री तक डेविएट हो चुका है, उस समय अगर हम लोग एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो क्या होगा। तो इस समय अगर हम लोग देखें तो यहाँ से कुछ ऊपर आ चुका है, जब इसकी हाइट बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी इसमें डिक्रीज होगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। तो यहाँ पर जो इसके पास स्पीड है वो इससे डिफरेंट होगी। इस पॉइंट पर हम लोग स्पीड कंसिडर कर लेते हैं v, और ये ऐसे घूम के कहीं बाहर आ रहा होगा। तो यहाँ पर एक्सेस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें मिलेगा वो होगा L के बराबर, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के ही बराबर होगा, और ऑब्जेक्ट का मास कितना है m। तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम हमें यहाँ से मिलेगा और ऑब्जेक्ट इस समय बाहर आ रहा होगा तो उसका डायरेक्शन भी होगा वर्टिकली अपवर्ड, और मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा mv इंटू L। तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम हमें क्या लिखना है, mvl, L फाइनल इज इक्वल टू mvl, और इसका भी डायरेक्शन क्या है, वर्टिकली अपवर्ड। और एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे कंजर्व था तो इन दोनों को हम लोग इक्वेट करा लेंगे। L इनिशियल इज इक्वल टू L फाइनल, विच इम्प्लाइज दैट इन दोनों को अगर इक्वेट किया जाए तो m और l कैंसिल हो जाएगा, तो इससे एक रिलेशन मिल जाएगा v0 साइन थीटा इज इक्वल टू v। ये हमारे पास एक इक्वेशन हो गया। तो ये पहला इक्वेशन किससे हो गया,
एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से। अब हम लोग बात कर लेते हैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन की। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन के लिए हम लोगों को ये देखना होगा कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी बढ़ रही है और काइनेटिक एनर्जी में कितना लॉस हुआ। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन के लिए क्या करना है, गेन इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। ये कंडीशन और अप्लाई कर देना है। तो इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। पोटेंशियल एनर्जी में गेन हम लोग कैसे देखेंगे, इसके लिए ऑब्जेक्ट पहले इस लेवल पर है, देख लीजिए कहां पर है। पहले ऑब्जेक्ट इस हॉरिजॉन्टल लेवल पर है और बाद में इस हॉरिजॉन्टल लेवल पर है। तो ऑब्जेक्ट वर्टिकली ऊपर कितना चला गया, ऑब्जेक्ट वर्टिकली ऊपर गया है यहां से लेके यहां तक, और ये हाइट क्या होगी, एल का कॉस थीटा, एल कॉस थीटा। तो अगर ऑब्जेक्ट एल कॉस थीटा तक ऊपर चला गया है तो जो इसके पोटेंशियल एनर्जी में गेन हुआ वो कितना हो जाएगा, एम जी इंटू एल कॉस थीटा, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी एम जी एल कॉस थीटा। और काइनेटिक एनर्जी में लॉस हमें देखना है तो कैसे लिखेंगे, लॉस जब भी कैलकुलेट करना होता है तो वो इनिशियल माइनस फाइनल होता है, चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल और लॉस होता है इनिशियल माइनस फाइनल। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या हुआ, के इनिशियल माइनस के फाइनल, और के इनिशियल था कितना, हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो इस इक्वेशन में एम कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, एम कैंसिल कर लिया जाए, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा 2gl कॉस थीटा इज इक्वल टू वी नॉट का स्क्वायर, वी नॉट का स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, यहां पर ये माइनस है एम कैंसिल करना था इसमें, एम को कॉमन लेके कैंसिल किया तो ये वी नॉट का स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर होगा और 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होके 2gl कॉस थीटा हो गया। ये हमारे पास है दूसरा इक्वेशन। अब इन दोनों को ही सॉल्व कर देना है। तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, हमें फाइंड क्या करना था, इनिशियल पोजीशन पे वेलोसिटी फाइंड करनी थी जिसको कि हमने वी नॉट सपोज किया है। तो इनमें से v को हमें एलिमिनेट करना होगा। v को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना है, यहाँ से v की वैल्यू को रिप्लेस कर देना है दूसरे वाले इक्वेशन में। तो फर्स्ट और सेकेंड की हेल्प से हमें क्या मिलेगा, फ्रॉम 1 एंड 2, इसमें क्या मिलेगा, 2gl cos थीटा विल बी इक्वल टू, एक बार वापस से इसको सॉल्व कर देते हैं, 2gl cos थीटा इज इक्वल टू वी नॉट का स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, और v की वैल्यू है कितनी, वी नॉट साइन थीटा का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये कैलकुलेशन हो गया वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सॉल्व करेंगे तो एक कॉस थीटा कैंसिल कर लेते हैं, ये वाला कॉस थीटा डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 2gl डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू वी नॉट, इसका स्क्वायर है, वी नॉट लिखना हो तो क्या लिखें, स्क्वायर रूट ऑफ 2gl डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो ये अपना रिक्वायर्ड आंसर है, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ये एक बहुत अच्छा प्रॉब्लम है यूरोडोव का, काफ़ी फेमस प्रॉब्लम है और इसमें काफ़ी कुछ हमें सीखने को मिला है। एक तो ये डेली लाइफ से लिया गया प्रॉब्लम है, और दूसरी बात ये कि इसमें हम लोगों ने एंगुलर मोमेंटम का काफ़ी अच्छा यूज़ देखा, एनर्जी कंजर्वेशन का भी यूज़ देखा। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स अभी और आते रहेंगे, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, वीडियो को एंजॉय करिए। तब तक के लिए मिलते हैं फिर अगले क्लास में। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।